नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीप कैंपस पर। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि का चल रहा है। अब तक इस टॉपिक पर 2 क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने जो वाक्य शुद्धि के 2 प्रकार होते हैं, पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ और पद संबंधी अशुद्धियाँ। उसमें जो पहला प्रकार है पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ, इनके बारे में कुछ नियम पढ़ा था। कुछ ऐसे नियम हमने पढ़े थे ताकि हम किसी भी वाक्य को देखकर पहचान पाएं कि वो वाक्य क्रम के हिसाब से शुद्ध है या अशुद्ध है, और अगर अशुद्ध है तो उसके क्रम को हम किस तरीके से शुद्ध करेंगे। इस बारे में हमने काफ़ी सारे नियम पढ़े थे। तो पिछले 2 क्लास में हमने पदों के क्रम से संबंधी जो अशुद्धियाँ थी उनको हमने समाप्त कर दिया है। आज हम पढ़ेंगे पद क्रम संबंधी अशुद्धियों को, यानी वाक्य में क्रम तो बिल्कुल ठीक हो लेकिन उसके जो पद हैं उनमें लिंग वचन या और अन्य प्रकार की अशुद्धियां हो, तो उनको कैसे पहचानेंगे और कैसे उसको शुद्ध करेंगे, इस बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपने पिछली दो वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां उन वीडियोस को देख लीजिए। उसके साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। चलिए अब आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है इसमें हम पद संबंधी अशुद्धियों को पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डालिए पद संबंधी अशुद्धियां और उसके नीचे लिखिए नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 कहता है कि यदि कर्ता व कर्म दोनों विभक्ति रहित हों तो क्रिया का लिंग और वचन दोनों कर्ता के अनुसार होगा। यानी कोई ऐसा वाक्य हो जिसमें आपका जो कर्ता है और कर्म है दोनों विभक्ति रहित हों, यानी कर्ता की विभक्ति क्या होती है, ने, और कर्म की को। तो वाक्य में कर्ता के बाद ने और कर्म के बाद को ना लिखा गया हो तो जो क्रिया है वो आपका कर्ता के हिसाब से लिखी जाती है। अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग होगी। कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी। अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। जैसे यहाँ उदाहरण लिखा हुआ है, लड़का भोजन बनाता है, तो क्योंकि लड़का आपका पुल्लिंग है और एक वचन है, इसीलिए जो बनाता शब्द है ये भी आपका एक वचन है और पुल्लिंग है। यहाँ आप देखेंगे तो लड़का और भोजन, इनके बाद किसी तरह की विभक्ति नहीं लगी हुई है, ना तो लड़का के बाद ने और ना ही भोजन के बाद को, यानी ये विभक्ति रहित हैं। उसके बाद आपका दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि कर्ता कर्म दोनों विभक्ति सहित हों तो क्रिया पुल्लिंग और एक वचन होती है। यानी अगर कोई वाक्य ऐसा है जिसमें आपका जो कर्ता है और जो कर्म है दोनों के बाद विभक्तियां हों, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं सीता ने राम को, दोनों के बाद विभक्तियां हैं, तो जो क्रिया है वो हमेशा पुल्लिंग होगी और एक वचन होगी। कर्ता चाहे आपका बहुवचन हो या एक वचन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे सीता ने राम को देखा, यहाँ सीता स्त्रीलिंग है और राम पुल्लिंग है और दोनों ही एक वचन है, लेकिन फिर भी जो आपकी क्रिया है वो एक वचन और पुल्लिंग है। तो यहाँ वही कहा गया है कि अगर कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति सहित हों तो क्रिया एक वचन और पुल्लिंग होगी हमेशा। अगला उदाहरण, राम ने सीता को देखा। यहाँ आप देख रहे हैं जो कर्ता है वो स्त्रीलिंग है जबकि यहाँ कर्ता पुल्लिंग है, फिर भी जो क्रिया है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्रिया एक वचन और पुल्लिंग ही है, देखा। उसके बाद तीसरा उदाहरण है, लोगों ने मछलियों को पकड़ा। इसमें आप देख रहे हैं कि लोगों शब्द क्या है, कर्ता है लेकिन ये बहुवचन है, और कर्म आपका स्त्रीलिंग है और बहुवचन है। इसके बावजूद जो आपकी क्रिया है वो एक वचन और पुल्लिंग है। तो इसलिए कर्ता और कर्म दोनों अगर विभक्ति के साथ लिखे हों तो क्रिया आपकी पुल्लिंग और एक वचन होगी हमेशा। उसके बाद तीसरा नियम है, कर्ता विभक्ति सहित हो और कर्म विभक्ति रहित हो तो क्रिया कर्म के अनुसार लिखी जाती है। यानी यदि कोई ऐसा वाक्य है जिसमें जो कर्ता है वो विभक्ति के साथ लिखा हुआ है और कर्म विभक्ति के बिना लिखा हुआ है तो क्रिया आपकी कर्म के अनुसार लिखी जाएगी, कर्ता के अनुसार नहीं। जैसे
राजा ने मिठाई खाई, तो राजा आपका कर्ता है और इसकी विभक्ति ने इसके साथ लिखी हुई है, और जो मिठाई शब्द है ये आपका कर्म है, लेकिन इसके साथ को विभक्ति नहीं जुड़ी हुई है, तो इसलिए कहा गया है कर्ता विभक्ति सहित और कर्म विभक्ति रहित हो। तो क्रिया हमेशा कर्म यानी मिठाई के हिसाब से लिखी जाएगी। तो क्योंकि मिठाई एक वचन है और स्त्रीलिंग है, इसलिए आपकी जो खाई शब्द है ये भी एक वचन और स्त्रीलिंग ही है कर्म के हिसाब से। अब खाई शब्द भी यहाँ दो तरह से है। आप जानते हैं खाया लिखा जाता है खा पे आ की मात्रा और या पे आ की मात्रा, खाया। तो जब इसका स्त्रीलिंग बनाते हैं तो शुद्ध रूप से तो ये होना चाहिए खा पे आ की मात्रा फिर या पे बड़ी ई की मात्रा, खाई। लेकिन हमारे जो भाषा के विद्वान हैं इन्होंने इन दोनों ही शब्दों को मान्यता दी है, यानी आप खाई को इस तरह से लिखें या इस तरह से, दोनों शुद्ध है। यानी अगर आपसे कभी भी खाई की वर्तनी पूछी जाए तो ये दोनों शुद्ध वर्तनियां हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे। फिर भी कभी अगर ऐसा होता है कि आपके पास इन दोनों को ही शुद्ध बताने का चांस नहीं है, यानी ये दोनों अलग अलग ऑप्शन में है, तो आप इस वाले को वरीयता देंगे, यानी जो खाई या पे ई की मात्रा है इसको आप प्राथमिकता देंगे। चलिए यहां हमने वर्तनी शुद्धि का भी एक पॉइंट देख लिया। उसके बाद अगला उदाहरण है मनीषा ने फल तोड़ा। तो यहां आप देख रहे हैं जो मनीषा है जो कर्ता है ये विभक्ति के साथ लिखी हुई है, यानी मनीषा ने, जबकि फल शब्द के बाद विभक्ति नहीं है। तो जो आपकी क्रिया है वो फल यानी कर्म के हिसाब से लिखी जाएगी, क्योंकि फल आपका एक वचन है और पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया यानी तोड़ा भी आपका एक वचन और पुल्लिंग हो जाएगी। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि कर्ता विभक्ति सहित और कर्म विभक्ति रहित हो, तो क्रिया हमेशा कर्म के हिसाब से लिखी जाएगी, जैसा कर्म वैसी क्रिया। चलिए अब चौथा पॉइंट क्या कहता है कि अगर किसी वाक्य में एक से अधिक कर्ता हूं, यानी 1 2 3 4 कितने भी कर्ता हो, एक से अधिक 2 3 4 5 कितने भी कर्ता हो सकते हैं, लेकिन वो सब के सब विभक्ति रहित हो, यानी उनके बाद ने विभक्ति ना जुड़ी हो, तो और उसके साथ ही उन सभी कर्ताओं का लिंग और वचन एक समान हो, यानी अगर वो पुल्लिंग में है तो सारे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग हो तो सारे स्त्रीलिंग, अगर कर्ता एक वचन हो तो सारे के सारे कर्ता एक वचन हो, या अगर बहुवचन हो तो सारे बहुवचन। अगर ऐसा है तो जो क्रिया है वो हमेशा बहुवचन होगी, क्रिया बहुवचन होगी, और जो उसका लिंग है क्रिया का वो कर्ता के हिसाब से लिखा जाएगा। जैसे रमेश, सुरेश और मनीषा नाच रहे हैं, मनीष नाच रहे हैं, तो यहाँ रमेश, सुरेश और मनीष ये तीनों एक वचन हैं और तीनों ही पुल्लिंग हैं, और तीनों के साथ किसी तरह की विभक्ति नहीं लिखी हुई है, यानी कर्ता एक से अधिक भी हो गया, लिंग वचन समान भी हो गए और ये विभक्ति रहित भी हो गए। तो अगर ऐसा है तो क्रिया बहुवचन होगी। तो यहाँ देखिए नाच रहे हैं, तो नाच रहे हैं बहुवचन हो गई, और जो इनका लिंग है वो कर्ता के हिसाब से होगा। तो क्योंकि ये सारे कर्ता पुल्लिंग थे इसलिए यहाँ नाच रहे हैं, रही है नहीं होगा, रहे हैं, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग, बहुवचन और पुल्लिंग। अगला है सीता और गीता खेल रही हैं। तो यहां आप देख रहे हैं कि सीता और गीता दोनों स्त्रीलिंग हैं, दोनों एक वचन हैं। तो अब क्या होगा, और दोनों ही आपकी विभक्ति रहित है, तो अब क्या होगा, जो क्रिया है वो होगी बहुवचन, यानी कर्ता पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग क्रिया हमेशा बहुवचन होगी, लेकिन जो क्रिया का लिंग है वो कर्ता के हिसाब से यानी सीता और गीता के हिसाब से लिखा जाएगा। तो सीता और गीता क्योंकि आपकी स्त्रीलिंग है इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई, खेल रही है, तो स्त्रीलिंग बहुवचन। अब अगला नियम कहता है कि अगर किसी वाक्य में एक से अधिक कर्ता हों, सभी एक वचन हो और उनका लिंग भिन्न हो यानी असमान हो, तो क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन होगी। जैसे राजा और मीना खेल रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कि राजा पुल्लिंग है और मीना स्त्रीलिंग है, लेकिन हैं दोनों एक वचन, इसलिए कहा गया कि एक से अधिक कर्ता हो और एक वचन हो।
तो दोनों ही एक वचन है, और लिंग लेकिन उनका अलग अलग होना चाहिए। तो एक पुल्लिंग हो गया, दूसरा स्त्रीलिंग हो गया। तो ऐसे में क्या होगा कि क्रिया हमेशा पुल्लिंग होगी और बहुवचन होगी। तो राजा और मीना खेल रहे हैं, रहे हैं तो पुल्लिंग है और बहुवचन है। उसके बाद अगला नियम, अगर किसी वाक्य में कर्ता असमान लिंग का हो और बहुवचन हो, ठीक है, यानी कर्ता एक से अधिक हो। कर्ता असमान कब होंगे? जब एक से अधिक होंगे। तो कर्ता असमान लिंग के हों और बहुवचन हो, तो क्रिया हमेशा बहुवचन होगी और उसका जो लिंग है वो अंतिम कर्ता के अनुसार लिखा जाएगा। जैसे बालक और बालिकाएं पढ़ रही हैं, तो बालक शब्द क्या है? यहाँ बालक आपका बहुवचन है और बालिकाएं भी बहुवचन है। ये बालक आपका एक वचन नहीं होगा, आप ध्यान रखेंगे। आप जानते हैं कि बालक का एक वचन और बहुवचन दोनों ही बालक होता है। उदाहरण के लिए अगर कहीं कुछ बालक बैठे हों तो आप क्या कहेंगे कि वहाँ कुछ बालकों बैठे हैं? नहीं, वहाँ बालक बैठे हैं। लेकिन वहीं कुछ लड़कियाँ बैठी हो तो आप कहेंगे वहाँ बालिकाएं बैठी हैं। तो बालक शब्द का पुल्लिंग एक वचन और बहुवचन बालक ही होता है। तो बालक भी बहुवचन और बालिकाएं भी बहुवचन, लेकिन इनका लिंग अलग अलग है। ये आपका पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग। तो इनकी जो क्रिया है, क्रिया हमेशा बहुवचन होगी। पढ़ रही हैं तो इसलिए बहुवचन होगी। लेकिन इसका क्रिया का जो लिंग होगा वो अंतिम कर्ता के हिसाब से होगा। तो अंतिम कर्ता क्या है? बालिकाएं। तो चूंकि बालिकाएं आपका स्त्रीलिंग है इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग हो जाएगी। तो बालक और बालिकाएं पढ़ रही हैं। अगला उदाहरण देख लीजिए, बालिकाएं, ये आपका बालिकाएं हैं। बालिकाएं और बालक पढ़ रहे हैं। इस बार बालिकाएं शब्द आपका पहले लिखा है और बालक बाद में। ये हैं दोनों अभी भी बहुवचन ही, बालिकाएं भी बहुवचन और बालक भी बहुवचन। लेकिन इस बार जो अंतिम कर्ता है वो पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया आपकी रहेगी तो बहुवचन ही, लेकिन इस बार पुल्लिंग हो जाएगी क्योंकि इस बार अंतिम कर्ता आपका पुल्लिंग था। तो बालिकाएं और बालक पढ़ रहे हैं। उसके बाद आपका अगला नियम कहता है कि कर्ता, यदि किसी वाक्य में कर्ता का लिंग और वचन असमान हो, यानी इस बार लिंग भी अलग और वचन भी अलग, और कर्ता विभक्ति रहित हो, तो क्रिया का लिंग वचन अंतिम कर्ता के हिसाब से होगा। अच्छा, एक और बात आप ध्यान रखेंगे, ऊपर जो मैंने नियम नंबर 4, 5 और 6 ये 3 बताए हैं, इनमें जो आपके कर्ता हैं वो और शब्द के साथ जुड़े होंगे, यानी इनमें और योजक चिन्ह लगा होगा। जैसे रमेश, सुरेश और मनीष, सीता और गीता, राजा और मीना, बालक और बालिकाएं। तो ये तीनों नियम तभी काम करेंगे जब ये कर्ता आपस में और शब्द के साथ जुड़े हों। अब 7वां नियम पढ़ते हैं। 7वां नियम कहता है कि अगर कर्ता का लिंग और वचन दोनों अलग अलग हों, देखिए लड़का और लड़कियां, तो एक पुल्लिंग है दूसरा स्त्रीलिंग है, और उसके बाद एक आपका एक वचन है तो दूसरा बहुवचन है, तो इसलिए कहा गया कर्ता का लिंग और वचन असमान हो और विभक्ति रहित हो। तो आप देख रहे हैं लड़का और लड़कियां, इनमें किसी तरह की विभक्ति नहीं लगी है, तो क्रिया का लिंग और वचन अंतिम कर्ता के हिसाब से होगा। इस बार और, अथवा, या इन किसी भी योजक चिन्हों के साथ कर्ता जुड़े हो सकते हैं, यानी यहाँ और हो तो भी, या फिर या और अथवा इनमें से कुछ भी हो। तो आपके जो कर्ता हैं वो एक से अधिक हैं, दोनों का वचन और दोनों के लिंग अलग अलग हैं, तो क्रिया हमेशा अंतिम कर्ता के हिसाब से होगी। अंतिम कर्ता क्या है? लड़कियां पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है और बहुवचन है, इसलिए क्रिया भी आपकी बहुवचन हो जाएगी और स्त्रीलिंग हो जाएगी। लड़कियां पढ़ रही हैं। लेकिन अगर इसी वाक्य को उलट दिया जाए, यानी इनके कर्ता पलट दिए जाए, लड़कियां और या लड़का पढ़ रहा है, मैंने कहा कि दोनों कर्ता और, अथवा, या किसी के साथ भी जुड़े हो सकते हैं। तो इस बार आपका प्रथम कर्ता है लड़कियां, स्त्रीलिंग बहुवचन,
जबकि अंतिम कर्ता है एक वचन और पुल्लिंग, तो इसीलिए आपकी जो क्रिया है ये भी अंतिम कर्ता यानी लड़का के हिसाब से लिखी जाएगी। तो इस बार क्रिया एक वचन हो जाएगी और पुल्लिंग हो जाएगी, लड़कियां और लड़का पढ़ रहा है। आप इसको पढ़ रहे हैं नहीं करेंगे, इसका ध्यान रहे। उसके बाद आपका अगला नियम है कि अगर कर्ता के बाद समुदाय सूचक शब्द हो तो कर्ता का लिंग और वचन समान हो या असमान, क्रिया हमेशा पुल्लिंग और बहुवचन होगी। यानी किसी वाक्य में अगर कर्ता एक से अधिक हैं और उनके बाद समुदाय सूचक शब्द लिखा हुआ है, समुदाय सूचक यानी कुछ ऐसा शब्द जिससे ये आभास होता हो कि हम पूरे ग्रुप की या पूरे समूह की बात कर रहे हैं, जैसे सब, सभी, सबके सब, कुछ, या फिर सारे के सारे, हम लोग, इस तरह के शब्द लिखे हों। तो अगर ऐसे समूह सूचक शब्द हों तो कर्ता का वचन और लिंग समान हो या असमान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो क्रिया का जो लिंग और वचन है वो हमेशा बहुवचन और पुल्लिंग लिखा जाएगा। जैसे राम, लक्ष्मण और सीता सब वन में रहते हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता ये तीनों हैं तो एक वचन ही, लेकिन इनके जो इनका लिंग है वो अलग अलग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन अंत में सब शब्द लगा हुआ है। सब क्या है? एक समूह सूचक है, समुदाय सूचक शब्द है। इसलिए जो आपकी क्रिया है वो पुल्लिंग हो जाएगी और बहुवचन हो जाएगी। वन में रहते थे या रहते हैं, जो भी हो, पुल्लिंग और बहुवचन। अगला है हम, तुम और राम एक साथ खेलेंगे, पुल्लिंग बहुवचन। और राम एक वचन और पुल्लिंग। अगर यहां राम की जगह रीमा भी कर दिया जाता, रीमा, तो भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग एक वचन। लेकिन क्योंकि यहां पर एक साथ शब्द आया है, एक साथ मतलब पूरे समूह की बात हो रही है, इसलिए क्रिया हमेशा पुल्लिंग होगी और बहुवचन होगी। ठीक है, यह नियम आप समझ गए कि कर्ता चाहे एक से अधिक हो, कितने भी हो, अगर एक से अधिक कर्ता हो और उनके वचन और लिंग समान हो या असमान हो, लेकिन अगर उनमें समुदाय सूचक शब्द जुड़ा हुआ है तो आपकी क्रिया हमेशा बहुवचन होगी और पुल्लिंग होगी। उसके बाद आपका आखिरी नियम कि कर्ता विभक्ति सहित हो, कर्म एक से अधिक हो तथा विभक्ति रहित हो। यानी इस बार कर्ता एक होगा, अकेला कर्ता होगा और विभक्ति के साथ लिखा गया होगा, यानी कर्ता के बाद ने विभक्ति लगी होगी। और जो कर्म है वो एक से अधिक होगा, 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं। कर्म एक से अधिक होंगे और विभक्ति रहित होंगे, यानी विभक्ति नहीं होगी। तो ऐसे में क्या होगा कि जो क्रिया है उसका जो लिंग और वचन है वो अंतिम कर्म के हिसाब से होगी, कर्ता के नहीं। इस बार क्रिया का लिंग और वचन अंतिम कर्म के हिसाब से होगा। जैसे रजनीश ने दही और चीनी खरीदा, रजनीश आपका पुल्लिंग है, सॉरी ये कर्ता है और ने विभक्ति के साथ लिखा हुआ है। उसके बाद जो दही और चीनी दोनों आपके कर्म हैं, लेकिन दही आपका पुल्लिंग है, दही होता है, होती नहीं है, तो दही शब्द आपका पुल्लिंग है और चीनी स्त्रीलिंग है। तो आप देख रहे हैं कि कर्ता विभक्ति के साथ और कर्म विभक्ति के बिना लिखा हुआ है, यानी कि दही और चीनी के बाद कहीं को विभक्ति नहीं है। तो ऐसे में जो आपकी क्रिया है वो अंतिम कर्म यानी चीनी के हिसाब से लिखी जाएगी, क्योंकि चीनी एक वचन है और स्त्रीलिंग है। इसलिए खरीदी शब्द भी आपका स्त्रीलिंग होगा और एक वचन होगा। अगर इसका क्रम बदल दिया जाता, रजनीश ने चीनी और दही, तब हो जाता खरीदा, क्योंकि दही आपका उस तरफ चला जाता। तो क्योंकि अंतिम कर्म आपका दही यानी पुल्लिंग हो जाता, इसलिए यहां शब्द हो जाता खरीदा। अगला उदाहरण है मानव ने बल्ब व पंखे खरीदे। तो कर्ता के साथ ने विभक्ति जुड़ गई और बल्ब व पंखे खरीदे। तो बल्ब आपका एक वचन है,
लेकिन इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें देखना है कि अंतिम कर्म क्या है। अंतिम कर्म पुल्लिंग है और बहुवचन है, इसलिए आपका जो खरीदा शब्द है, जो क्रिया है, ये भी बहुवचन होगी और एक वचन हो जाएगी। उसके बाद अगला उदाहरण है, राम ने पुस्तक व पेन खरीदा। राम ने यानी कर्ता के साथ ने विभक्ति जुड़ गई, जबकि पुस्तक और पेन इन दोनों के साथ किसी तरह की विभक्ति नहीं है, ये दोनों कर्म हैं। तो पुस्तक आपका स्त्रीलिंग है क्योंकि पुस्तक होती है, जबकि आपका जो पेन शब्द है, ये पेन आपका पुल्लिंग है। पेन शब्द आपका स्त्रीलिंग नहीं होता। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से के लोग हैं वो अक्सर पेन को स्त्रीलिंग करते हैं। पेन गिरी है, पेन पड़ी है, मेरे पास पेन रखी है, तो आप इस तरह से नहीं करेंगे। पेन शब्द हमेशा पुल्लिंग होता है, इसलिए राम ने पुस्तक व पेन खरीदा हो जाएगा, क्योंकि पेन पुल्लिंग है और एक वचन है, इसलिए आपका पेन शब्द खरीदा हो जाएगा। तो ये हमारा अंतिम नियम था पद संबंधी अशुद्धियों का। तो अब तक हमने पद संबंधी और पद क्रम संबंधी दोनों प्रकार की अशुद्धियां और उनको शुद्ध करना पढ़ लिया है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो पद संबंधी अशुद्धियां हैं उनमें बहुत तरह की अशुद्धियां होती हैं, जैसे क्रिया का लिंग और वचन के हिसाब से अशुद्धि, या फिर किसी वाक्य में अनावश्यक पद दे दिए गए हों, या कुछ पदों की कमी रह गई हो, समास गलत दे रखा हो, मुहावरा गलत जोड़ा गया हो। इस तरह से बहुत तरह की आपकी अशुद्धियां हो सकती हैं। लेकिन वो सभी की सभी जो अशुद्धियां हैं वो किसी नियम के हिसाब से ना तो शुद्ध की जा सकती हैं, ना उनको पहचाना जा सकता है। सिर्फ जो क्रिया का लिंग और वचन है उनको ही हम पहचान सकते हैं लिंग किसी नियम के हिसाब से। इसलिए हमने जो क्रिया का लिंग और वचन है उसको पढ़ लिया है। जो समास, संधि, मुहावरे या वर्तनी शुद्धि, इस तरह की जो अशुद्धियां होती हैं ये टोटल आपको प्रैक्टिस से मिलेंगी, मतलब इस पर आपको प्रैक्टिस से कमांड होगी। तो आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वाक्यों की प्रैक्टिस करेंगे शुद्धि और अशुद्धि की, उतने ज़्यादा आप चीज़ों को समझ पाएंगे। क्योंकि किसी वाक्य में मुहावरा गलत लिखा है या सही आप कैसे पता कर पाएंगे, जब आपको मुहावरे का अर्थ पता होगा। समास सही जुड़ा है या नहीं आपको कैसे पता चलेगा, जब आपको समास आता होगा और संधि आती होगी। इसलिए वो सभी चीज़ें रटने वाली हैं, समझने वाली हैं, प्रैक्टिस की हैं। तो उनको आप किसी बुक से अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमारा जो वाक्य और वर्तनी शुद्धि का जो टॉपिक था, जिसमें आपको कुछ नियम पढ़ाने थे, जिनमें कुछ नियम होते हैं, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो वाक्य और वर्तनी का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। पूरी तरीके से हमने इसको समाप्त कर लिया। अब हम अगले टॉपिक पर आएंगे। अगला टॉपिक क्या होगा वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, तो मिलेंगे अगली वीडियो में।